हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इससे पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण से वीडियो बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो आप जाकर उसे देख लें। थ्योरी पढ़ाया है, इससे वो प्रश्न होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर उससे जुड़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र दिए हुए हैं जो आगे काम आएंगे, जो आपको मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में किया था? द लॉ ऑफ मोशन, बायोग्राफिया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी या प्रिंसिपिया? तो ये पहले का डी सही होगा, प्रिंसिपिया में ही इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा सवाल है, अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं या पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसे, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण या नाभिकीय बल, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी दो पिंड आपस में जब एक दूसरे को, प्रत्येक पिंड, यानी अगर ये मार्कर है और ये टैबलेट, तो इसको ये आकर्षण कर रहा है। हर पिंड में ये आकर्षण होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बड़े में ज़्यादा आकर्षण होगा, छोटे वाले में छोटा होगा, पर आकर्षण होगा ज़रूर। तो यह थ्योरी न्यूटन ने दिया था कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक का द्रव्यमान m1 और एक का m2 है, तो उन्होंने ये फार्मूला दिया था, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन था सी। अपकेंद्र बल कौन सा होता है? वे बल जो बाहर की ओर लगे। अपकेंद्र बल लागू कब होता है? जब कोई चीज़ वृत्तीय, किसी चीज़ को केंद्र मान के घूमे, तो बाहर की तरफ जो फोर्स होगा उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल कहते हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ठीक इसी के विपरीत एक और होता है बल, अंदर की तरह होता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसको अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो अपकेंद्र द्वारा ही क्या होते हैं कि ये क्रीम व्रीम जो होते हैं अलग होते हैं, कपड़ा सुखाने की जो होती है मशीन। घर्षण क्या है? एक तरह का बल है, ये दो सतहों के बीच, किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला बल है। और जब यह बल कब आरोपित होगा? जब वस्तु में कोई गति पैदा हो। जितना ज़्यादा गति होगा पैदा, घर्षण का मान भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। नाभिकीय बल किन्हीं दो कणों के बीच, यानी दो नाभिक के अंदर जो मौलिक कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वे होता है, ठीक है। तीसरा, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या डी होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा, यानी किन्हीं दो पिंडों के बीच क्या होगा? पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी किग्रा स्क्वायर। अगला, न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, या न्यूटन मीटर इंटू केजी, यानी किग्रा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किग्रा स्क्वायर। यह हमेशा पूछता है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह हर परीक्षा में पूछा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुणे 10 पे -11, या 7.76 गुणे 10 पे -11, या 6.22 गुणे 10 पे 23, या 3.09 गुणे 10 पे -31। इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, 6.67 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, कैवेंडिश ने। इसका ऑप्शन होगा डी, कैवेंडिश ने। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं संपर्क बल, बल आघूर्ण, गुरुत्व या घर्षण। इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुरुत्व, ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड को अपनी ओर खींचना कहलाता क्या है? ग्रेविटी। यानी जैसे ये है, ये खींच रहा है, इसका मान जितना बढ़ता चला जाएगा बल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। 2 किलो हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा, 5 किलो और 10 किलो,
1 कुंटल हो जाएगा तो बिल्कुल हाथ हमारा उसे उठा नहीं पाएगा। इसे कहते हैं ग्रेविटी, अपनी ओर किसी पिंड को किसी दूसरे पिंड को खींचना, उस पिंड का कहते हैं गुरुत्व। तो पृथ्वी अगर खींचता है तो पृथ्वी का ये कहलाएगा गुरुत्व, इस गुण को, ये बल है ये भी। गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ है गुरुत्व बल के कारण पिंड पर आरोपित बल, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न वेग, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न चाल। इसका ऑप्शन बी सही होगा, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण। अगला, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है पिंड के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 9 का होगा, ए सही होगा, पिंड के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखिए, G बराबर GmV बटा में RE²। यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और उसके बीच की दूरी पर करेगा। ठीक है, पिंड इतना भारी हो चाहे हल्का, उस पर G का मान हमेशा 9.8 हमेशा लगेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमेशा लगेगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में सदिश राशि है गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, द्रव्यमान, दूरी। इसका ऑप्शन जो होगा वो 10 का ए सही होगा, गुरुत्वीय त्वरण। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित किए हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर वस्तु का भार होगा आधा, 2 गुना, 4 गुना अपरिवर्तित रहेगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान चेंज न हो, पृथ्वी मान लीजिए ये है और द्रव्यमान इसका चेंज न किया जाए, लेकिन इसकी त्रिज्या घटा दी जाए, तो त्रिज्या अगर ये पहले ये था घट के कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि आर का मान जितना कम होगा लगने वाला बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आर का मान अगर 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा, तो ये देख रहे हैं वर्ग है, ये वर्ग है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इसका 11 का क्या होगा, सी सही होगा, 4 गुना वृद्धि हो जाएगा आकर्षण बल। अगर त्रिज्या पृथ्वी की बढ़ा दी जाए, हर मान उतना ही रहे, बढ़ा दी जाए तो 4 गुना कम हो जाएगा लगने वाला उस पर आकर्षण बल। 12वां, निम्न में परिवर्तनशील है गुरुत्वाकर्षण, भार, गुरुत्वीय त्वरण या सभी। सभी होंगे। गुरुत्वाकर्षण चेंज होगा, ऊपर नीचे जाइए तो भार हमेशा होगा चेंज, और गुरुत्वीय त्वरण भी होगा चेंज, और ये सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। द्रव्यमान का मापन किया जाता है कमानीदार तुला से, भौतिक तुला से, हाइड्रो बैलेंस से, सभी। भौतिक तुला द्वारा द्रव्यमान का मापन होता है। भौतिक तुला ऐसे होते हैं, 2 पलड़े होते हैं इसके, और यहाँ इसको ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, एक तरफ रखेंगे बाट, एक तरफ वस्तु जिसका नापना है, यह नापता क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, और ये कहीं पर भी जाएंगे इसका मान वही रहेगा। ठीक, भार का मापन किया जाता है कमानीदार तुला से, भौतिक तुला से, हाइड्रो बैलेंस या सभी। तो इससे कौन सा होगा, कमानीदार तुला से। भार का मापन इससे होगा, कमानीदार तुला द्वारा होता है। तो कमानीदार तुला क्या होता है, इस तरह के बीच में ऐसे स्प्रिंग होती है और इस तरह से नापने वाला होता है। ठीक है, इसके द्वारा भार का होता है मापन। इसमें क्या होता है, लगने वाला बल क्या होगा, mg। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। mg ये भी हो गया, ये हो गया m1, और g ये m2 g हो गया। क्योंकि दोनों का मान एक ही होता है, g और g एक समान एक ही तरफ लगना कट जाता है, इसलिए m1 बराबर m2 होता है। इसलिए भौतिक तुला द्वारा नापते हैं द्रव्यमान। चाँद पर भी जाकर नापेंगे तो उतना ही आएगा, कहीं कहीं पर भी जाएंगे तो द्रव्यमान फिक्स होता है और इसी द्वारा नापते हैं। लेकिन इसका मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि उच्च अक्षांशों पर जब आप बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर जब बढ़ेंगे उच्च अक्षांशों पर, तो ये लगातार क्या होता है, पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है, चपटी होने के कारण क्या है, इस पर आकर्षण बल बढ़ता है, यानी जी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए भार भी बढ़ता है। इसलिए इसको कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाट को पहले रख लेते हैं 1 किलो का, और उसको यहाँ से एक चूड़ी होती है वहाँ 1 किलो पर ले आ लेते हैं, फिर 2 किलो का बाट रख के 2 किलो बना लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। और फिर जब जगह को करते हैं चेंज, मान लीजिए भारत में है
चले गए रूस में, तो फिर वहाँ 1 किलो का बाट रख के उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 पे ला के कैलिब्रेट उसको कर लेते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए भार क्या है, परिवर्तनशील है ये, ठीक है। और उसको कमानीदार तुला द्वारा नापते हैं। भार का मात्रक है न्यूटन, डाइन, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सभी। इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, सभी। न्यूटन भी है, mg होता है, ma ही तो होता है, ma ही तो होता है। ये ma का क्या होता है, F बराबर ma, ये यही होता है। तो ये भी बल है, तो बल का क्या होगा मात्रक, न्यूटन। छोटा मात्रक क्या होगा, डाइन या किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सभी। 16वां, पृथ्वी पर न्यूनतम भार डॉट 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 पर होता है 0 अंश अक्षांश पर, ध्रुवों पर 0 अंश देशांतर पर, 90 अंश देशांतर पर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ये जो 0 अंश जो होता है, भूमध्य रेखा या बृहद रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, जो भी कह लें आप, यहीं पे सबसे न्यूनतम भार होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है केंद्र से उसकी। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान पृथ्वी के किस अक्षांश से लिया गया है, 90 अंश से, बी 45 अंश, सी 0 अंश अक्षांश, डी 180 अंश अक्षांश। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 45 अंश अक्षांश से। ठीक पृथ्वी के ये वाले हिस्से से ये 45 अंश अक्षांश से लिया गया है, ठीक है। 90 ये हो गया और 0 ये हो गया, बीच वाले से लिया गया है 9.8। पृथ्वी का अगला जो सवाल होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग 6 गुणे 10 पे 24 kg, 6 गुणे 10 पे 27 kg, 8 गुणे 10 पे 21 kg, 6.2 गुणे 10 पे 45 kg। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 6 गुणे 10 पे 24 kg। किसी व्यक्ति का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होने का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी के गोल होने का कारण, पृथ्वी का खोखला होने के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण। इसका ऑप्शन जो होगा 19 का ए सही होगा, पृथ्वी की दैनिक गति। इसे जान लीजिए, ये अभी समझ में नहीं आया होगा। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है, ध्रुवों पर भार सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। इसे जानिए आप, फट से समझ लीजिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, चाहे तो आप देख लीजिए। ये हो गया पृथ्वी, ठीक। भूमध्य रेखा ये हो गया, ध्रुव ये हो गया। दैनिक गति का मतलब है कि 24 घंटे में पृथ्वी का अपनी किली पे एक बार घूम जाना, ठीक है। जाहिर से बात है कि पृथ्वी घूमती है, ठीक, और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है, तो जब कोई चीज़ जब घूमता है, मान लीजिए ये चक्का है, ये चक्का है, ये घूम रहा है, मान लीजिए ये साइकिल का चक्का है, गौर से जानिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये अगर घूम रहा है तो अधिकतम गति यहाँ पर होगी और सबसे न्यूनतम जो होगी गति यहाँ पे। पंखे के किनारे जो डैने होंगे उस पर गति ज़्यादा होती है, बीच में कम। साइकिल के जो धुर्रा होता है इस पे गति बहुत कम, 0 एकदम होगा, ऐसे ऐसे करेगा, जबकि यहाँ पे सबसे अधिक होता है। तो गति अधिक होने के कारण यहाँ पे जी का मान एक तो कम होता है, जबकि ध्रुवों पे गति न्यूनतम होता है, बिल्कुल बस ऐसे ऐसे घूमता है, इसलिए यहाँ पे जी का मान अधिकतम होता है। अंदर लिक्विड है, हम लोगों को पता है, अगर आप भूगोल में पढ़ाया हूँ इस पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना डिटेल पढ़ाया हूँ, अगर आप नहीं वो देखें तो देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि पृथ्वी अंदर से क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसमें कई लेयर भी हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये लिक्विड बाहर जाना चाहता है, इसलिए पृथ्वी थोड़ा सा भूमध्य रेखा पर उभर गई है और यह 21 किलोमीटर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है व्यास। यहाँ पे ध्रुवीय व्यास कम है जबकि विषुवत रेखीय व्यास ज़्यादा है, इसलिए जी का मान यहाँ कम हो गया है। तो पृथ्वी की ये दोनों घटना दैनिक गति के कारण, घूर्णन के कारण ही है, ठीक है। यहाँ 12,756 है और जबकि ये वाली जो होती है ये 12,714 के लगभग है। तो 21 किमी का जो होता है इसमें फ़र्क आता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी जो है यहाँ पे उभरी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप समझते रहिएगा। अगला सवाल, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति कहेंगे। 20, जी का विमीय सूत्र है, कैपिटल जी का विमीय सूत्र है ml पर
m पे -1, l पे 3, t पे -2, m पे 0, l पे -3, t पे 2, ml 3, t पे -1, ml2, t पे -2। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, m पे -1, l पे 3, t पे -2, यही होता है इसका जो होगा ए सही होगा। अगला सवाल, निम्न में किसका मान कभी भी नहीं बदलता है? द्रव्यमान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, भार, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। द्रव्यमान और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे कहीं चले जाइए। ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र है। संबंध दर्शाने वाला सूत्र है जी बराबर जी एम ई बटा में आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम ई गुणे एम बटा में आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच, या जी एम ई स्क्वायर बटा में आर ई स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यही वाला, जी बराबर जी एम ई बटा में आर स्क्वायर। ये पूछा गया सवाल। जी के मान में परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यह सभी। ऑप्शन होगा डी सभी। किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, आइंस्टीन। केपलर ने दिया था। केपलर ने, तो ये नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। पृथ्वी की गति तेज कर देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होगा। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। घटेगा, जितना तेज घूमेगा उतना ही कम होगा। पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देने पर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य होगा। अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वहाँ गति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गति वहाँ लगभग शून्य होती है। अगला, यदि पृथ्वी को घूर्णन को 17 गुना कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। मान होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किमी प्रति सेकेंड, 111.2 किमी प्रति सेकेंड, या 121.2 किमी प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन होगा बी, वो होगा 11.2 किमी प्रति सेकेंड। पलायन वेग वह वेग है जिससे, इस वेग से पृथ्वी को किसी भी पिंड को फेंक देंगे आप तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, यानी जो खींच रहा है आकर्षण वाला, उससे बाहर निकल जाएगा। चंद्रमा का पलायन वेग है 2.38 किमी प्रति सेकेंड, 2.38 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, या 5.5 किमी प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2.38 किमी प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 1.6 किमी प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 7.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पलायन वेग निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण कोण पर। बी और सी दोनों। इसका ऑप्शन होगा बी और सी, यानी पिंड के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है पलायन वेग, यानी बी और सी दोनों यहाँ पे। तो पिंड का यहाँ पे द्रव्यमान का कोई भी खेल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कोई खेल है। 32वां, भू स्थिर उपग्रह तुल्यकारी का आवर्तकाल होता है 12 घंटा, 24 घंटा, 6 घंटा, 30 दिन, 24 घंटा होता है। तुल्यकारी उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किमी पे स्थित होते हैं। सैटेलाइट दूर संचार के लिए ये पृथ्वी के साथ साथ ये भी घूमते हैं। 24 घंटा होता है इसका। ये स्थिर होते हैं, इसलिए को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा गया है। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर जाता है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से आता है तब क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है।
अगला सवाल, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाता है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ेगा, ऊपर जा रहा है त्वरण के साथ। तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आता है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, भारहीन होगा, शून्य होगा। क्या होगा? घटेगा। आभासी उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। जब लिफ्ट में रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट में खड़े मनुष्य का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, भारहीन होगा, भारहीनता हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो व्यक्ति लिफ्ट के बीच में होगा, लिफ्ट के छत से सट जाएगा, लिफ्ट के फर्श पर रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन क्या होगा? वो बी सही होगा, लिफ्ट के छत से सट जाएगा। लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से अधिक कब महसूस होता है? डॉट डॉट डॉट। समान वेग से ऊपर जा रहा हो, समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, स्थिर हो, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो तो उसका आभासी भार अधिक लगेगा। भार क्या होता है लिफ्ट में? W बराबर हमको पता है mg प्लस क्या होता है? ये m a डैश होता है। यह क्या होता है? ये लिफ्ट में त्वरण होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, W बराबर m कोष्ट में g प्लस a डैश होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं mg प्लस ma डैश लिखते हैं। यह आभासी भार होता है यही। अगर ये त्वरण पैदा होगा तो ये जुड़ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तब होता है, और जब नीचे आएगा तो वो होगा mg माइनस ma डैश। ये नीचे का होता है, ये नीचे जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियाँ होती हैं। और जब रस्सी टूट जाता है तब क्या होता है कि ये गुरुत्वीय त्वरण और जो लिफ्ट का त्वरण ये दोनों क्या आ जाते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए ये mg माइनस m ये दोनों घट के क्या हो जाते हैं? बराबर होने के कारण क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। यानी g माइनस a वाला जो होता है जीरो हो जाता है, इसलिए सब जीरो हो जाता है, भारहीनता होता है। और जब लिफ्ट का त्वरण अधिक हो जाएगा तो ये छत से सट जाएगा आदमी। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 7.4 × 10 पर 22 kg, 7.4 × 10 पर 23 kg, 6.2 × 10 पर 23 kg, 2.3 × 10 पर 50 kg। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 7.4 × 10 पर 22 kg। एक पिंड का पृथ्वी पर भार 900 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 150 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500 न्यूटन या 15 न्यूटन। देखिए इसे बस इसका ऑप्शन जो होगा मैं बता दे रहा हूँ, 150 न्यूटन। न्यूटन यानी F बराबर क्या होगा? ma। चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर इसका भार कह रहा है, ठीक है, तब तो ठीक ही है। तो ये अगर ये 900 है न्यूटन है तो चंद्रमा पर आकर्षण बल क्या है? इसका 1/6 है, तो 6 का भाग दे देंगे हम, 6 कम 6 और ये 56 30, 150 आ जाएगा, 150 न्यूटन सीधा सीधा। तो इसका 40 का होगा ए सही है। वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो उसका भार होगा, ठीक है, वस्तु का देखिए द्रव्यमान और भार को हम लोग जोड़ लेते हैं एक ही, पर साइंस की दुनिया में द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ है। द्रव्यमान एक अपरिवर्तनशील है पदार्थ की मात्रा है वो, ठीक है, राशि है, और वो अदिश है, जबकि भार लगने वाला गुरुत्वीय बल है और यह परिवर्तनशील है। हम लोग जोड़ लेते हैं एक ही को, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो लगने वाला उसका भार क्या होगा? mg होगा। तो m कितना दिया है? 5 kg और g का मान 9.8 होगा, ठीक, गुणा करेंगे तो आएगा 49 न्यूटन इसका भार आएगा। इसी को 49 न्यूटन या 49 किलोग्राम भार कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 41 का सी सही होगा। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग होती है, बताया था 36,000 किलोमीटर। ये सवाल हो चुका है। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद बाहर गिराई जाए तो गेंद पृथ्वी पर गिरेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, उपग्रह के साथ उसी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, आग बन जाएगा।
इसका ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी के साथ उसी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यानी अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है ये, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और यह से इस पथ पे लगा रहा है। अब यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को फेंक दे तो उसका वेग भी वही होगा, और उसी त्वरण या वेग से इसका गति लगाता रहेगा। इस सैटेलाइट के साथ ही इसका चक्कर लगाता रहेगा उसी पथ पर। ठीक है, तो ये कुल 43 सवाल थे गुरुत्वाकर्षण से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आई हैं तो इसे करिएगा, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब।